क्या कृष्णा बेटा? क्या चीज करते किस चीज में चेंजेस में थोड़ा हमारा बताया ना। 30th को पेपर है ना, मेजर टेस्ट। बच्चे बोल रहे हैं कि कोई टेस्ट है उस दिन, मतलब देयर इज सम स्कॉलरशिप एग्जाम आई गेस फॉर ऑफलाइन सेंटर्स। एक बार आई टॉक टू द कंपनी एंड सी इफ एनीथिंग कैन बी डन। नथिंग इज कंफर्म्ड अभी, बट ठीक है, वी विल सी, कुछ हो सकता है तो। ठीक है, ओके। चलो हेलो अब मैम, अपना कैसे हो? वर्क पावर एनर्जी शुरू करते हैं। हेलो बेटा, आई एम वीडियो गुड, आप देखी? बताओ। कौन सी? हाँ या नहीं देखी? नहीं, मेरे पास नहीं आई है, मैंने नहीं देखी। ठीक हाँ है, बढ़िया। कोई नहीं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये भी नहीं चलो, पूछे किस चीज की देख रहे हो? फॉर्मेलिटी? हाँ। हाँ तो उम्मीद लो, फॉर्मेलिटी का उम्मीद क्या, लो, वैसे उम्मीद बाद में लो। देख लेंगे ना। हाँ, मेरी मेरी टाइम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब आ जाओ ऐसे क्लास में, सब लोग फोकस कर लो एकदम बढ़िया से, ये चैप्टर खत्म करेंगे यार फटाफट। तुम्हारा ना मेरा बड़ा मन है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का सिलेबस ऐसे फटाफट हो जाए पूरा। तो वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर 5 है आज हमारा वर्क पावर एनर्जी का। आज हमारा मेजर टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हमने मेजरली पढ़ना है। लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग वर्क, क्या एक्सप्रेशन आता है हमारा वर्क का बिकॉज ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। तो हम लोगों ने अलग अलग फोर्सेस की वजह से क्या एक्सप्रेशन आता है ये देख लिया था। हमने देखा था कि फ्रिक्शन के केस में क्या हो रहा है, टेंशन के केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है। तो जितनी भी अलग अलग फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है उसकी वजह से हमारा क्या एक्सप्रेशन आ रहा है वर्क का, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वही चीज अब हमें आज की क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन पहले उसके सॉल्व करेंगे ताकि आपको रिकैप हो जाए। उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो क्विकली एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो एंड ट्राई टू सॉल्व इट एवरीवन। Try to solve how we will solve this question. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस केस में? ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है इसका। फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। अप्लाइड फोर्स आपने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है, तो कितना वर्क डन करेगा वो? डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर की हो रही है, 100 इंटू 2 इंटू कॉस, क्या एंगल बना रहा है, कॉस 0, 200 न्यूटन का वर्क डन करेगा। ये तो सिंपल है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमारा न्यूटन जूल्स। कितना? मैम जूल्स आएगा ना न्यूटन। हाँ सॉरी, जूल्स आएगा। मुझे लगा आप आंसर बता रहे हो सेकंड पार्ट का, मैं एक्साइटेड हो गई थी। चलो अब सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। सेकंड पार्ट जैसे हमने वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स करे थे ना सॉल्व, वैसे सॉल्व होएंगे, वैसे सॉल्व होएंगे। तो अज्यूम कर लो दैट बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। अज्यूम दैट दे मूव टुगेदर। तो अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि वो साथ में चल रहे हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ वो साथ में मूव कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की 5 मीटर वैल्यू, पर स्क्वायर। वेरी गुड, 100/20 आ जाएगी ना। 100/20 वैल्यू आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? दैट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। चलो अब आगे चलो। यस मैम। ये तो हो गया हमारा पार्ट क्लियर। अब इसके बाद हमने ये देख लिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ब्लॉक ए बी कुछ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है और ब्लॉक बी भी कुछ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब है फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। तो अगर हम फ्रिक्शन ऑन ए चेक करेंगे, फ्रिक्शन ऑन ए अगर आप चेक करोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए के ऊपर? ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा म्यू एम जी तो आएगा, और कुछ तो है नहीं। तो म्यू एम जी के बराबर आ जाएगा विच विल बी इक्वल मैम टू आपने 50 क्या क्या न्यूटन। करवा दिया? बेटा ये पहला क्वेश्चन करवाया है अभी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर डिस्कसिंग। ओके मैम। ठीक है बेटा, और अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालती हूँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 0.5 है यहाँ पर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एम जी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एम जी। तो वो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई?
वो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, इसका मतलब है क्या? वो बच्चे ऐसे सब चुप हो गए हैं ऐसे इस क्वेश्चन में। 0.5 इंटू एम जी अगर करोगे तो तुम्हारे पास वो आ जाएगी 50 न्यूटन। यहाँ पर तुम्हारा 50 न्यूटन आ जाएगा 5 इंटू 10 से, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वी कैन सी दैट हियर, we can see that here blocks move together, here blocks move together। तो हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैम हमारे पास आ गई है। हाँ एक बेटा, बार दोबारा समझा दोगे? ठीक है, एक बार फिर से समझा दूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो डब्बे दे रखे हैं, ठीक है? वो डब्बो, नीचे वाले डब्बों के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो आपसे सबसे पहला पार्ट तो ये पूछ ले कि व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अगर 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। तो वो पार्ट तो डायरेक्टली निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, है ना? तो उसकी वैल्यू मेरे पास 200 जूल्स आ गई। अब इसके आगे आप लोगों से क्या पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है उसकी वजह से क्या वर्क डन हो रहा है। तो अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू निकालनी है तो पहले काम आपका क्या रहेगा कि फ्रिक्शन की फोर्स निकालो, है ना बेटा? यस पहले हमारा काम यही रहेगा कि फ्रिक्शन की हम फोर्स निकालें। तो वो फोर्स निकालने का वो याद है हमने जो पूरा का पूरा तरीका सीखा था ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम के केस में, है ना? ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम के केस में हमने उसका पूरा तरीका सीखा था कि मैम ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायरेक्शन में ये चल रहा है इधर, फ्रिक्शन जो होगा इसमें कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो इसमें कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो वहां से हम जो वैल्यू है फ्रिक्शन की वो डायरेक्टली कितनी लिख देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 50 न्यूटन्स। अब जब इस वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। मतलब मेरा अभी ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, ए और बी ब्लॉक जो है वो मेरे इकट्ठे चल रहे हैं, ए ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ओवर द बी ब्लॉक, राइट? दिस इज ओके, दिस इज ओके। मैम। चलो, तो अब इसका मतलब यही है कि अब अगर हमें वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो वर्क डन तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा तुम्हारा। अगर तुम्हें ब्लॉक बी के ऊपर निकालना है तो फ्रिक्शन जो है ब्लॉक बी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ब्लॉक बी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दिस विल बी द फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी -100 जूल, और अगर यही सेम वैल्यू तुम ब्लॉक ए पे निकालोगे तो आ जाएगी ये 100 जूल। ये डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर की हो रही है ना। इज दिस ओके? यस मैम। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स नेट वर्क डन अगर कैलकुलेट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से तो वो तुम्हारे पास 0 आता है। चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब वैसा ही एक ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सेम तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी 8:43 हुए, आई एम गिविंग यू गाइस 4 मैम मिनट। एक बार प्रीवियस वाले में जाना एक बार। प्रीवियस वाला देख लो, ठीक है? आई एम गिविंग यू गाइस 3-4 मिनट्स, एक बार वो अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई गिव यू गाइस सम टाइम ताकि सॉल्व कर पाओ अच्छे से। ओके मैम। ठीक है बेटा, चलो। अभी हुए हैं 20:44, ले लो 3-4 मिनट लो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। करो जैसे पिछले वाला करा था उसी तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो इसको थोड़ा बहुत। बस यहाँ पे वेलोसिटी वाला जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग कुछ गिवन है।
ये तो तुम्हारा ऐसे वर्क एनर्जी का क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो ऐसे बल्कि न्यूटन लॉस का ही क्वेश्चन है। ऐसे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। चलो साथ में सॉल्व करते हैं, फिर एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऐसा इस चैप्टर का तो मुझे लगा ही नहीं था, पर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, a block of mass 10 kg is projected with speed 10 meter per second on the surface of a plank of mass 10 kg। दोनों का मास ऐसे 10-10 किलो का है और वो स्मूथ ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो बेसिकली लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टू। दिस इज माय 10 kg ब्लॉक एंड दिस लंबा वाला इज माय 10 kg ब्लॉक बी। दिस इज माय ब्लॉक बी, दिस इज माय ब्लॉक ए। अब हो क्या रहा है, दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपको बोला गया है कि आपको दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी निकालनी है जब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगनी बंद हो जाए, है ना। आपको बोला क्या गया है कि आपको दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी बतानी है कि कितनी वेलोसिटी लगेगी जब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगनी बंद हो जाए। तो सबसे पहले एक आप चीज ये देख सकते हो कि अगर इस ब्लॉक को 10 किलो वाले ब्लॉक को वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी गई है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। इसकी अगर कुछ एक्सेलरेशन वगैरह हमें निकालनी है तो कितनी हो जाएगी। बताओ, चलो सोचो कैसे निकालेंगे इस चीज को। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी इस केस में तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यार। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो। एक्सेलरेशन जो होती है तुम्हारी वो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लगा दो, तो वहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आ जाएगी ना। यस मैम, नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन कितनी वैल्यू आ जाएगी। समझ में नहीं आया मैम, फिर से बता दो। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा 10 किलो का ये ब्लॉक है, यहाँ पर हमारे पास 10 किलो का नीचे एक ब्लॉक है। तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो हमें 10 मीटर पर सेकंड की गिवन है। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है हमारे पास, वहां से हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी। दस में ठीक मार है, आपको जाएगी। बोल रखा है, हाँ तो एक बार निकाल के बताओ कि कैसे निकालोगे, एक बार ट्राई करो। ट्राई टू फाइंड आउट, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मैम ये हिंट है इनिशियल तुम्हारा। मैम इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, फाइनल राइट, वेलोसिटी को 10 ले लेंगे। राइट। एक बार निकालने की, टाइम क्या है? मैम पूरा चल रहा है ना मैम, ऊपर वाला ब्लॉक नहीं चल रहा ना, बस 10 मीटर पर सेकंड है। हेलो मैम आपकी वॉइस नहीं आ मैम की तो स्क्रीन भी नहीं आ रही मुझे, मैम मांग रही।
मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ अच्छा, मैं बोलने की कोशिश करी थी। अच्छा मेरी अभी आवाज वगैरह सबको आ रही है यार? आई थिंक माई इंटरनेट वेंट अवे। मैं ऐसे मस्त ऐसे बोले जा रही हूँ और मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, बच्चे ने बोला कि वेलोसिटी मैम 10 है, तो बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी थोड़ी, फ्रिक्शन की वजह से अब वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या कि ये वाला ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है इस पे फ्रिक्शन कुछ पीछे की साइड पे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन कुछ पीछे की साइड पे लगेगा, और नीचे वाले ब्लॉक पे तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो कुछ आगे की साइड पे लगना शुरू हो जाएगा, वो कुछ आगे की साइड पे लगना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारी जो नेट एक्सेलरेशन होगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, दोनों ब्लॉक्स की कुछ नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से हाँ बेटा, मैम ये दोनों एक मैम दोनों चल रहे हैं मैम 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, या फिर ऊपर नहीं वाले ब्लॉक को खाली प्रोजेक्ट ऊपर किया वाला है? चल रहा है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नीचे वाला चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, तो वो रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करना चाहता है, तो इसलिए नीचे वाला ब्लॉक भी साथ साथ में चलने लग जाएगा। ओके मैम। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फ्रिक्शनल की फोर्स है ये कब रुक जाएगी, व्हेन विल द फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप एक्टिंग। ठीक है, तो अब ये वाले सिचुएशन में मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मेरे पास म्यू जी के बराबर आ गई ना, एंड म्यू जी अपन को गिवन है, म्यू जी की वैल्यू अपन को गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.1, जी की वैल्यू इज 10। तो म्यू की वैल्यू मैम स्क्रीन। एक सेकेंड बेटा, और मैम मेरे को एडमिट भी कर लो, मैं पीछे से लॉगिन कर रही हूँ। बेटा आपको एडमिट, एक सेकेंड बच्चा, हो गया बेटा एडमिट, राइट हो गया, यस मैम। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो गई। तो अगर हम ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं, अब ब्लॉक ए के लिए तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ना मेरे हाथ में, ब्लॉक ए के लिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई हाथ में। क्या इक्वेशन आ जाएगी कि मेरी जो भी वेलोसिटी है ब्लॉक ए की, जो भी फाइनल वेलोसिटी है ब्लॉक ए की, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी va विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 10, एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो इसलिए उसको माइनस लिख दिया, तो माइनस की एक्सेलरेशन इज 1। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, वही सेम चीज अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी इक्वेशन। यहाँ पर बस मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है, तो जो भी मेरी नेट फाइनल मेरी vb की वैल्यू होगी दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब t की वैल्यू के बराबर आ जाएगा ये मामला। ये भी सही है? इट्स ओके? मैम हाँ बेटा, मैम मैं बीच में गायब हो गया था, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मेरा मैं को अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा, पागल हो जाओगे क्या हुआ मेरे बेटा साथ। आप मेरे को क्लास के एंड में बताना कहानी। नहीं वो फिर उसका मजा चला जाएगा। अरे बेटा आप क्लास के एंड में बताना वरना क्वेश्चन का मजा चला जाएगा। मैं आपको आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा, क्लास सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो यही प्लान है मेरा। नहीं नहीं आप, अच्छा नहीं ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आप क्लास के एंड में, तभी मैं बोल रही हूँ आप क्लास के एंड में स्टोरी बताना, जब तक ऐसे रुको मस्त क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन अच्छा है बच्चा ये। हाँ देखा मैंने, सॉल्व कर लिया था, इसका आंसर मेरा आ गया था, कहाँ गया सब क्या फर्रे आंसर में। आया बताओ? कसम से 10-15 मेरे पास ना, जानते हो, कॉपी नहीं फर्रे पड़ रखे हैं, मैं फर्रों में लिखता हूँ, गरीबी की यार की है। नहीं, हमारे पास तो v और vb की वैल्यू आ गई बच्चों इस केस में। अब v और vb की वैल्यू आ गई तो दोनों के दोनों ब्लॉक्स पे आपसे पूछा गया है कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप एक्टिंग कब होगा? जब तुम्हारे दोनों के दोनों ब्लॉक एक तरीके से सेम वेलोसिटी से आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जब तुम्हारे दोनों के दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तब तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा सिस्टम के अंदर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका क्या मतलब है कि अब दोनों के दोनों ब्लॉक्स आगे सेम डायरेक्शन से सेम वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं तो v और vb की वैल्यू इक्वल कर दो। v और vb की वैल्यू जैसे ही इक्वल करोगे वैसे ही तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, वही तो हमें निकालना है। टाइम की वैल्यू एक बार आ गई तो उसको वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। मैम बीबी और इक्वल्स टू टाइम कैसे आया? मैम बीबी इक्वल्स टू टाइम कैसे आया? vb इक्वल्स टू टाइम नहीं आया, vb विल बी इक्वल टू 80 हो जाएगा ना, क्योंकि u की वैल्यू 0 है यस मैम। है ना, तो ओके a की वैल्यू तुम्हारी 1 के बराबर है, दैट इज व्हाई वो 1 t है, मतलब इट्स नॉट टाइम, इट्स 1 t।
So now for friction to stop acting, ये मैं लिख भी देती हूँ. Now for friction to stop acting, अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना लगे तो फ्रिक्शन ना लगने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर VA की वैल्यू VB के बराबर हो जाएगी. अगर दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल होगी तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी ना. सो दैट मीन्स दैट यहाँ पे 10 माइनस टी विल बिकम इक्वल टू टी. इसका मतलब क्या है कि टाइम की वैल्यू आ गई मेरी 5 सेकेंड. जैसे ही मेरे पास टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड आई वैसे ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे पास VB की वैल्यू और VA की वैल्यू दोनों 5 के बराबर आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड. इज दिस ओके बच्चों? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. अब सेकंड, ये तो हमारा पहला केस हो गया. अब सेकंड केस क्या है कि अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए और बी की. जब तक तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाती है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर करी है ये आपको फाइंड आउट करनी है. तो यार डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो. अगर मैं ब्लॉक ए की बात कर रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए टी का होल स्क्वायर. इसका क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 के बराबर थी, टाइम हमारा 5 के बराबर था. एक्सेलरेशन और जो इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन का काम होगा फॉर ब्लॉक ए, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर. माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. तो ये एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, मेरी आई थी 37.5 मीटर. एंड अगर यही सेम चीज मुझे ब्लॉक बी के केस में करनी है, इफ आई वांट टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द केस ऑफ ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी के लिए इट विल बी यूबीटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी टाइम का स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी हमारी 0 के बराबर है. एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर. मतलब हाफ इंटू एक्सेलरेशन वॉज 1 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम इज 5 का स्क्वायर. यहाँ पर नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही है. सो दिस विल कम आउट एज 12.5 मीटर्स. इज दिस ओके एवरीवन? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. मैम. मैम एक ठीक है. बार जाऊँ इस लाइक. पिछली वाली पे एक सेकंड बेटा देख लो. अच्छा ओके मैम. ठीक है, चलूं आगे? यस Yes, मैम. ma'am. चलो वेरी गुड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अब अपना वर्क एनर्जी थ्योरम का थोड़ा सा बेस शुरू करते हैं. मतलब हमने देख लिया कि काफी सारी ऐसे जो फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से हमारा वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन आता है. अगर आप इंटरनल फोर्सेस की भी बात कर रहे हो, जैसे कुछ डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन अगर होती है, तब आपका इंटरनल एनर्जी इंटरनल वर्क वाला केस आता है. अदरवाइज आपका इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी वर्क डन कुछ नहीं होता है, वर्क डन आपका 0 होता है. अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम टेल अस? वर्क एनर्जी थ्योरम एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा ऐसे अच्छा सा बढ़िया सा स्टेटमेंट है. वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल. ये बहुत अच्छा है. इससे आपके जैसे अभी भी मैंने 12th क्लास के बच्चों को इसी से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया. सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू the change in its kinetic energy. The change in its kinetic energy. ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा स्टेटमेंट है ये कि भाई जितनी फोर्सेस तुम्हारी सिस्टम पे लग रही है उनको तुम अब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना, कि mg लग रही है मैम, ये लग रही है मैम, वो लग रही है मैम, सारी की सारी चीजें लग रही है मैम. तो हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ऐसी सिचुएशन में, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द फोर्स, सब कुछ क्या चल रहा है. तो अब जितनी फोर्सेस है उनकी वजह से वर्क टन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. तो बेटा जो वर्क टन है सारी की सारी फोर्सेस की वजह से उनको अगर आप ऐड कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो लेट मी टेल यू व्हाट ऑल फोर्सेस आर देयर. कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकती हैं, सूडो फोर्सेस हो सकती हैं. जितनी भी फोर्सेस के बारे में आप सोच सकते हो वो सोच लो. दैट विल बी दी change in the kinetic energy of the system. So this WC in this situation is the work done by conservative force. WC is work done by conservative force.
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये NC जो होगा दैट विल बी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे अगर फ्रिक्शन है, कुछ भी है, तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से. और ये जो ये है, दिस इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स. दिस विल बी वर्क डन बाय सूडो फोर्स. ठीक, तो दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इज दिस पार्ट ओके गाइस? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम इसको और फॉर्म करके लिखते तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से पर्टिकुलरली पूछे भी जाते हैं. यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी होती है, बट इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग दोस. इज दिस ओके बच्चों? चलूं आगे? यस मैम. ठीक है, तो इसका एक तुम्हें प्रूफ जो है वो थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि इसको आप प्रूफ भी कैसे कर सकते हो. कि सपोज हमारे पास ऐसे कोई बॉडी है जिसका मास m के बराबर है, जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, धीरे 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 आगे गई, इट कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s. इट कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s, और इसकी वेलोसिटी कुछ v के बराबर हो गई. इसकी वेलोसिटी कुछ v के बराबर हो गई. तो अब हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as. ये इसका सिंपल तरीका है इसको प्रूव करने का. तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. अगर मैं दोनों को ऐसे, ये 2 को इस साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. I can multiply both the sides by mass m. तो ये जो, अच्छा ये 2 तो यहाँ से हट गया ना फिर. तो ये जो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय s है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स. मास इनटू एक्सेलरेशन इज आवर फोर्स, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन. तो यहाँ से तुम देख सकते हो दैट हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर विल बी इक्वल टू द वर्क डन. इज दिस ओके? तो जितना भी यहाँ पे तुम्हारा वर्क डन होगा दैट विल डायरेक्टली गेट ट्रांसफॉर्मेटेड इनटू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सही है, चलूं आगे? मैम सूडो बेटा सूडो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जैसे अगर आपका कोई एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उसको हमें इनर्शियल फ्रेम बना के उसमें अपने न्यूटन लॉस को वैलिड करवाने के लिए हमें एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में सिस्टम की एक्सेलरेशन है उसके. है ना बच्चा, याद आया? लिफ्ट वाला एग्जांपल पढ़ा था उस केस में हमने. ठीक है, चलूं आगे? यस मैम. अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. बढ़िया, 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, 1-2 क्वेश्चन फिर लोग आप लोग सॉल्व करोगे. सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना. तो इसमें हमें क्या बोला गया है, अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड अंडर रूट ऑफ gh. कितना वर्क डन होएगा बाय द रेजिस्टिव फोर्स, ये आपको बताना है. तो भाई आपको नहीं पता कि रेजिस्टिव फोर्स क्या है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना है कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस सपोज इस केस में कितना है. तो अब बच्चा यहाँ पे आपका काम क्या है कि सबसे पहले अपनी इनिशियल स्टेट आइडेंटिफाई करो. इनिशियल स्टेट में हमारे पास कोई मास है जो कुछ हाइट पे है, दैट हाइट इज इक्वल टू सम हाइट h, और ये मास हमने फेंक दिया है नीचे की साइड पे. फेंका है का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, वी हैव जस्ट ड्रॉप्ड दिस मास. इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है इस केस में. ठीक है, अब ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फाइनल जो स्टेट है वो हमारी कुछ इस हिसाब से, फाइनल स्टेट हमारी कुछ इस हिसाब से दैट इट हैज कम डाउन, एंड कितनी स्पीड से इसने ग्राउंड को हिट किया है वो भी आपको गिवन है, अंडर रूट GH के बराबर. आपसे बोला है कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बताओ. तो आप मुझे बताओ कि इस केस में सिस्टम पे वर्क डन बाय कौन कौन सी फोर्सेस आएगा. हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी फोर्सेस सिस्टम के ऊपर लग रही है. तो आप लोग ये बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है सिस्टम के ऊपर. एक तो भाई ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होएगा कुछ ना कुछ. यस मैम. यस मैम. वेरी गुड. एक कुछ एयर रेजिस्टेंस की वजह से होएगा. अब हम एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे हम. लिखा है ना रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, बताओ.
Yes, ma'am. रेजिस्टिव फोर्स तो तुम्हारी एयर रेजिस्टेंस ही हो गई, उसके अलावा तो कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं। और एक तुम्हारी सपोज Yes. इंटरनल फोर्स भी है, कोई कोई इंटरनल फोर्स है जिसका तो हम वर्क डन 0 ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन दिस सिस्टम विल बी mgh, क्योंकि डिब्बा नीचे ही आया है। वर्क डन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, वर्क डन बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स इज 0, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m gh माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो आ गया मेरे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन बेटा। ये 2 स्टेप में हमारे पास इसका आंसर आ गया। और यही हमारी एप्लीकेशन होती है वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि आपके बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं आते कैसे सॉल्व करने हैं, वो 1 सेकंड में वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम्हारे सॉल्व हो जाएगी। स्पेशली जिसमें ऐसे वेलोसिटी वाला कुछ पूछा गया है कि सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, कुछ भी ऐसी अगर स्टेटमेंट तुमसे पूछी गई है, सो यू कैन वेरी इजीली डू दैट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। Is this question okay? Is the meaning of work energy theorem okay? What you have to do is you have to see initial state, you have to see final state, you have to identify what are the forces acting in both the states. सब फोर्सेस की वजह से हमारा वर्क डन का वैल्यू कितना होगा दोनों स्टेट के बीच में, वो चीज निकाल लो, और दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है, चलूं आगे। यस ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा बहुत इजी तरीके से। ट्राई टू सॉल्व दिस। ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताओ बेटा क्या आंसर आया। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आंसर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं फिर साथ में। The bob of a simple pendulum of length L is released when the string is horizontal। ठीक है, आपका जो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तब आपने अपनी ये बॉब को रिलीज कर दिया। मैम कौन सी? √2 GL आएगा। वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर। तो जब आपका ये इनिशियल स्टेट है, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो टेंशन लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, राइट। और ये जो फाइनल स्टेट है इसके अंदर भी क्या, ऊपर की डायरेक्शन में ma'am. तुम्हारा टेंशन लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। यही फोर्सेस लग रही हैं। These are the forces acting in this case। So 2 ही तुम्हारी फोर्सेस लग रही हैं। अब हम लोगों को पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन प्लस वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन कितना होगा? मैम 0। वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन तो 0 होता है, 90 डिग्री बन रहा है हर सिचुएशन में। और वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इस केस में कितना हो जाएगा? मैम mgl। mgl के बराबर हो जाएगा ना। ये तुम्हारी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, दोनों में तुम्हारा l का ही तो डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस विल बी इक्वल टू mgl एंड दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर व्हिच इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम लोग लिख सकते हो दैट mgl इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर
और वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। अब बताओ कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, नहीं मैम आसान था। आसान था? तो तभी मैं बोल रही हूँ कि इससे ना तुम्हारे क्वेश्चंस दिखने में, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चंस होते हैं तो दिखने में तुम्हारे को कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसी सिंपल सिंपल चीजें लगाकर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज रिकॉग्नाइज द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन द सिस्टम, what is the work done because of these forces, and equate that to the change in kinetic energy. चलूं आगे? यस मैम। चलो अब ये वाला देखो एक बार, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा फाइनल। मैम इसमें ग्रेविटी लगेगी, हाँ, नॉर्मल और नॉर्मल राइट, और मैम फोर्स। फ्रिक्शन, हाँ यस। फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन तुम्हें यस लगेगा तो म्यू फ्रिक्शन गिवन है। फोर्स लगेगी। यस मैम, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल, लगाओ एक बार फोर्सेस, बताओ क्या आंसर आएगा, कैन यू यस हियर मी मैम, नाउ? अब आ रही तो आवाज आ हमारी रही। 3 फोर्सेस यस मैम। लगेंगी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। सो अप्लाई दीज 3 फोर्सेस, फाइंड आउट द वर्क डन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम, और बताओ क्या आंसर आएगा। मैम नॉर्मल की वजह से 0 होता है मैम अब। फिर से बोलो बेटा, आपकी जी आवाज मैम। क्लियर नहीं आई। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर तुम्हारी कुछ इनिशियल स्टेट है, तुम्हारी कुछ फाइनल स्टेट है, 3 तरीके के तुम्हारी यहाँ पे फोर्सेस लगेंगी। एक तो ग्रेविटी लगेगी ही, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी क्योंकि तुम्हें यहाँ पर म्यू कुछ गिवन है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक है, और एक हमारी लगेगी नॉर्मल फोर्स। सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी में क्या क्या वैल्यू आएगी बताओ, ये हमने ऐसा सेम मैम कैलकुलेट करा है mg पहले। sin थीटा x। वेरी गुड, mg x sin थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव? मैम आंसर बताओ। आंसर नेगेटिव। मैम, ठीक है, हाँ, मैम एक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन में 2g ब्रैकेट में मैम sin थीटा प्लस यू cos थीटा आएगी। वेरी गुड, दैट इज यू द cos करेक्ट थीटा। आंसर। ठीक है, ये आपका माइनस mg x sin थीटा, तो तुम्हारी ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो हो गई, ऐसे ही निकाला था ना हमने। यस जब मैम। हमारा जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन नीचे की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हमारी mg x sin ऊपर थीटा की डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारी ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है। तो मैम नेगेटिव लेंगे ना से। हाँ, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा, नहीं तुम इनके बीच में जो एंगल लोगे वो 90 प्लस थीटा एंगल बन जाएगा तुम्हारा, सो दैट विल ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव साइन थीटा, दैट इज व्हाई एक नेगेटिव साइन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? मैम पहले नॉर्मल निकाल लेंगे। मैम ठीक है, वो यू। नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल तुम्हारी आ जाएगी इस मैम केस में, mg x cos थीटा। नॉर्मल तो तुम्हारी सिंपल mg cos थीटा आएगी ना। यस मैम, मैम वो वर्क डन हो जाएगा न्यू mg x cos हाँ थीटा। ठीक है, तो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू mg cos थीटा। अब x डिस्टेंस अगर तुम चढ़े हो, फ्रिक्शन तुम्हारा यस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी माइनस म्यू mg cos थीटा। सही है मैम, तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू, वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? मैम माइनस, मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? नो मैम।
यस अभी मैम विजिबल है? विजिबल है। ठीक है, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय एक्स हमारी वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल कितना होएगा? 0 परपेंडिकुलर है। 0 परपेंडिकुलर है। तो अब आपको स्पीड u आपने उसको दी है, तो हमारे पास बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो ऊपर जाके रुक गया होगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m एम बी उसका। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी u की। समझ में आ रहा है ये वर्क Yes, एनर्जी ma'am. थ्योरम का क्या मतलब है? यस मैम। ठीक है, तो तुम जब u की वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास जो u की वैल्यू, मतलब सॉरी u की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे Yes, पास जो ma'am. x की वैल्यू आई थी यहाँ से x कॉमन आ गया था, मेरे पास बचा था m से m तुम्हारा पूरा कट जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2, m से m तो कट गया, तो खाली g वाला जो चीज है वो भी कॉमन आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। न्यू कॉस्ट। यही वैल्यू आई सब बच्चों की। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम तभी बोल रही हूँ कि अच्छा है, यूजफुल है, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन इससे आसान होकर सॉल्व हो जाते हैं। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन गिविंग यू 2-3, यार हर क्वेश्चन में ना 1-2 मिनट दूंगी ताकि सॉल्व करने की कोशिश कर लो। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ क्या आपका आंसर आएगा? टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे करेंगे बताओ बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सबसे पहले, तो वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं उन चीजों में हम। ये वेज है हमारे पास, यस मैम। ठीक है, ऑरेंज कलर का वेज बना दिया आप लोगों के लिए ताकि दिक्कत परेशानी ना आए। अब अगर मेरे पास कोई भी ब्लॉक है, I'm having any this having block at any particular situation, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या बनेगा हमारा? नीचे की डायरेक्शन में mg आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल आएगा, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू एन। ये mg के कंपोनेंट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? mg cos 37 cos थीटा लिख देती हूँ, एंड mg sin 37, मतलब mg sin थीटा, यही होएगा। ठीक है, मास तुम्हें गिवन है, मास तुम्हें गिवन है 250 ग्राम, मतलब मास हम लोगों का हो गया 0.25 kg। आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू 37 डिग्री गिवन है। आपसे पूछा गया है कि 1 मीटर, अगर वो ब्लॉक जो है वो 1 मीटर से स्लाइड हो गया तो आपको बताना है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट वर्दी चीज ये है कि तुम्हें बोला गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है? हाँ, स्पीड चेंज ना हो, उसका इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर क्या आएगा कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इंप्लाइज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। वर्क डन तो चलो, नेट फोर्स जो लग रही है वो हमारी 0 है फिलहाल। अब हमें पता है कि हमारा जो ब्लॉक है वो तो नीचे आ रहा है ना, लेकिन नेट फोर्स हमें पता है 0 के बराबर है। हमें ये भी पता है कि हमारा जो ब्लॉक है वो नीचे के साइड पे आ रहा है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता है जो भी हमारा टोटल वर्क डन होएगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन किसकी वजह से आएगा? वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल, एंड वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन में डालते हैं, इफ वी पुट दीज थिंग्स इन कैलकुलेशन, तो हमारे पास वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की क्या वैल्यू आएगी?
बताओ वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की क्या वैल्यू आएगी? mg sin थीटा mg sin 37 हो जाएगी ना फिर तो। और तुम्हें बोला गया है कि 1 मीटर के थ्रू वो स्लाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 1। वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो हमें पता ही नहीं है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारी नेट फोर्स 0 लग रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्पीड हमारी इक्वल है। यहां से डायरेक्टली आ गई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बताओ अब क्या वैल्यू आएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की? वी हैव द इक्वेशन दैट mg sin 37 minus work done against, very good, work done against friction will be equal to mg sin 37 का माइनस। तो अब यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मास की वैल्यू हमारी थी 0.25, जी की वैल्यू है 10, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो ये 5 से यहाँ से 5 कट गया, 0.5 बचा, 0.550 मतलब 1.5 आया मेरा आंसर। नेगेटिव भी है तो नेगेटिव 1.5 सही है। यस मैम। ठीक है भाई, बोल रही हूँ ये वर्क एनर्जी थ्योरम ना तुम्हारी जिंदगी आसान करने के लिए होता है। इससे तुम्हारे जीवन आसान ही होएगा, इससे तुम्हारे क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो तुम देखोगे कि जो क्वेश्चन आइडियली बहुत लंबे लंबे होते हैं या फिर जो समझ ही नहीं आ रहे कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे उनका क्या करना है, वो क्वेश्चन तुम्हारे 2-2 3-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो अब एक बार ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन गिविंग यू 23 हुए हैं, 25 तक का टाइम आई एम गिविंग यू। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। चलो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो तुम्हारा मास 1 और मास 2 है, इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। तो अगर सिस्टम मानोगे तो तुम्हारा जो वर्क एनर्जी मैम आंसर आ रहा है, मैम रूट में आ रहा है आंसर। हाँ रूट में आएगा, बताओ क्या आ रहा है? मैम √2gx ब्रैकेट में m1 + m2 अपॉन। ठीक है, वेरी गुड, आई थिंक यही आंसर है, गुड जॉब। ठीक है, अब कैसे निकाला ये बताओ। अब वर्क डन बिकॉज ऑफ ऑल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ ऑल फोर्सेस जो भी तुम्हारा ये सिस्टम में लग रही है, जो भी हमारा सिस्टम में लग रही है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि वर्क डन बिकॉज ऑफ ऑल फोर्सेस, तो दो फोर्सेस ही लग रही है यहाँ पर। एक तो ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है पूरे सिस्टम पे। हाँ बेटा, मैम मेरा आंसर आ रहा है अंडर रूट में 2 ब्रैकेट में m2 माइनस m1। मैम दोबारा से सुनो, अंडर रूट में 2gx ब्रैकेट में m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। हाँ यही आंसर सही है। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम will be equal to change in kinetic energy of the system। यही लगाया है क्या? टेंशन का पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना। बिल्कुल सही, ये टेंशन वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो हम देख चुके, ये तो मैम मल्टीपल टाइम्स देख चुके। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? अब m2 तुम्हारा बड़ा है,
इसका मतलब है कि m1 ऊपर जाएगा, m2 नीचे आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि m1 ऊपर गया, कुछ उसने डिस्टेंस कवर कर लिया x के बराबर, सो दैट विल बी व्हाट माइनस m1 gx, क्योंकि वो ऊपर गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, और m2 के केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m2 gx, एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, क्या मतलब है कि इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर रहे थे, टोटल मास ले लो, सिस्टम का यही मतलब है कि टोटल मास ले लो, m1 plus m2 both are moving with some velocity। एक गलती हो गई ठीक है, मैम, मैं वहाँ पे हाँ ना m2 माइनस m1 आएगा मैम, m2 माइनस हाँ, m1 अपॉन m1 मैंने वही बोला कि आपने मुझे वो तो सही बताया, बस कुछ छोटा सा गड़बड़ करा है। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो मेरी जो वैल्यू आई थी दैट वाज अंडर रूट ऑफ 2 m2 माइनस m1 gx डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बताओ यही आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम भाई बहुत जगहों पे यूज होएगा, काफी जगहों पे मैं भी बता दूंगी कि देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हो रहा है, वर्क डन बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करो, आंसर आ गया। बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है इस क्वेश्चन, इस पूरे कॉन्सेप्ट की, और तुम्हारे खाली यहाँ पर नहीं, 11 12 में दोनों में चलेगा ये। मैं बोलती हूँ अभी 12th के बच्चों को मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगवाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैम मैग्नेटिज्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे ये थ्योरम यूज बेटा मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पे ये यूज होता है ना, वहां पे आपसे वेलोसिटी पूछी हुई है। अगर आपको सारी की सारी फोर्सेस की वजह से वर्क डन की वैल्यू पता है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। सही है, चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशंस और निकालनी है दोनों ब्लॉक्स। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक। ट्राई करो, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे अब? बहुत मुश्किल है मैम, उसको तो डिफरेंशिएट करना। मैम, मैम जो पिछले वाला आंसर आया हम उसको v राइट, से डिवाइड कर देंगे। क्यों? मैम टाइम मैम रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, तो मैम इनिशियल तो 0 हो गई मैम, फाइनल ये आ रही है, तो मैम टाइम जितना टाइम इसको लगा होगा मैम चेंज टाइम करने में। पता नहीं ना हमें, लेकिन तो मैम सारे वेरिएबल ही है मैम, इसमें मास कुछ भी नहीं पता मैम हमें। नहीं, चलो नहीं, देखो देखो, आपको क्वेश्चन में m1 और m2 की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, इनके टर्म्स में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। टाइम तो आपको पता ही नहीं ना, रैंडम वेरिएबल थोड़ी यस लेकर आओगे। क्वेश्चन में अगर आपको ये यस लेटर, मैम। ये सिंबल लिखा हुआ है तो मतलब वो आपको गिवन टर्म है, ये वेरिएबल नहीं हुआ आपकी, ये कांस्टेंट टर्म्स है m2 m1 g और x। ठीक है, इसको यस निकालने मैम। का टेक्निक जो मतलब मैंने देखा था, वो मैंने ये देखा था कि अब तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये बैठ रही है ना, m2gx m2gx minus m1gx must be equals to half must be equals to half मैम m1 plus m2। हाँ, मैम मैम v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2x करेंगे, तो फिर मैम वेलोसिटी मैम v स्क्वायर अपॉन में 2x। इतना भी तो मैम ये जो कॉम्प्लिकेट मत करो। वेलोसिटी मैम आई थी पिछले केस में, हाँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर मैम रूट हट जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा 2x से। करके देखो वो वाला तरीका। इसका और एक और इजी तरीका जो मैं बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, m2g माइनस m1g must be equal to half m1 m2 sorry half m1 plus m2 हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2v dv अपॉन dx। यही होएगा। यस मैम। अब ये जो तुम्हारा v dv अपॉन dx है, ये कुछ लगी इंटरेस्टिंग टर्म। v dv अपॉन dx क्या होता है? एक्सेलरेशन। हाँ, dx अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dv अपॉन dx, ये तो एक्सेलरेशन ही हो गया। तो आ गई ना एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू, ये 2 से 2 कट जाएगा। एक्सेलरेशन की जो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी, कौन से कलर से लिखा जाए, एक्सेलरेशन की जो मेरी वैल्यू आ गई थी दैट वाज m2 माइनस m1
upon m1 plus m2 multiplied by g. This was the final value which I obtained. तो अब बताओ ये सही है या नहीं है? ठीक है, सही तो है ही कि मैंने ऐसे लिखा है तो सही तो होगा ही। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यस मैम। चलो राइट। मैम प्रीवियस में जाना डाउट। हाँ बेटा, मैम ये 2b db अपन में टेक्स कहां से आ गया? बेटा वी स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करोगे, वी स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आएगा? वी स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करते तो 2v आ जाएगा और एक dv अपॉन dx की टर्म भी तो आएगी। यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट्स है ना। सही है मैम db अपन में टेक्स से बेटा। जैसे क्या होता है, अगर आपका यहाँ पर मैं वेलोसिटी को वेलोसिटी के टर्म्स में या फिर जो फंक्शन मेरा है, जो वेरिएबल मेरा है, उसको वेरिएबल के टर्म्स में कर रही होती, तब मुझे dv अपॉन dx लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट v आपका एक अलग वेरिएबल है, x आपका एक अलग वेरिएबल है, तो उस केस में dv अपॉन dx भी तो आएगा कि हाउ इज दैट क्वांटिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। आपने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हमें भी x की टर्म्स में दे नहीं रखा। राइट 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 राइट। ठीक है, तो पहले हमें वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखना है और फिर हमें dv अपॉन dx लिखना है। ये वो हमने रूल समझा था ना, चेन रूल। मैम ठीक है, क्लियर है? चलूं आगे? चलो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करने की कोशिश करो। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है आपका। मैम इसमें इस वो वाली इक्वेशन लेके फिर इसका आंसर इसका रिपीट हुआ है। लगा लो, वही लगा लो। मैं तो डायरेक्टली वो कैसे थ्योरम लगाऊंगी, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तो दूसरी वाली इक्वेशन बता रहे हो। अब यार सपोज कुछ इस तरीके की सिचुएशन है तुम्हारे पास कि ऐसे कोई बिल्डिंग है, तुम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो, पर ठीक है। कोई बिल्डिंग है, उस पर कोई पत्थर तुमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है, तुम्हें एंगल वगैरह कुछ नहीं गिवन इस केस में। यू आर नॉट गिवन द एंगल, यू आर नॉट गिवन एनीथिंग। तुम्हें बोला गया कि ये ऐसे पत्थर मस्त घूम फिर के नीचे आ जाएगा। यही होएगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ाई था हमने। तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, तुम्हें और कुछ गिवन नहीं। अब क्या करोगे भाई? डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से इसका आंसर आएगा। यहाँ पर खाली तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड यू विल गेट योर आंसर। वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा? mgh, पार्टिकल तो नीचे आया फाइनली। mgh विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मास तो कट गया दो सारी इक्वेशन से। हमारे पास v स्क्वायर की क्या वैल्यू बैठ गई? gh प्लस यू स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस gh, सॉरी 2gh। इज दिस ओके? उस वाली इक्वेशन से भी यही आएगा, बस मैं यहाँ पे खाली आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन बता रही हूँ। सही है, चलूं आगे? चलो अब एक और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। टेक 3-4 मिनट्स। अभी आपके हुए हैं 9:35। 9:39 तक का टाइम लो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। 9:40 तक का लियो, 39 तक का तो एक बार सॉल्व करो। स्प्रिंग वाला फोर्स याद रखना, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है।
थोड़ा सा आइडिया दे दो। हिंट दे दूं? चलो, हिंट में ये है, इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है कि एक आपका जो एंड है स्प्रिंग का वो तो आपका फिक्स्ड है, और दूसरा एंड जो है उस पे आपने ऐसे रिंग लगा रखी है, वो मतलब आपका कुछ मूव कर सकता है, वो आपका कुछ ऐसे मूव कर सकता है। एक आपकी रॉड है, जो आपकी रॉड की भी हाइट जो है वो आपकी फिक्स्ड है। इनिशियली आपने अपने स्प्रिंग को थोड़ा सा हिला डुला कर ऐसे एडजस्ट कर दिया कि वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब आपने इसको रेस्ट पे से रिलीज कर दिया, होगा क्या कि तुम्हारा स्प्रिंग जो है, तुमने बड़ी मेहनत करके उसको ऐसे किया, तो स्प्रिंग तुम्हारा उस पर कुछ फोर्स लगाकर तुमने उसको इस डायरेक्शन में लेकर आए हो। जैसे ही इसको रिलीज करोगे, जैसे ही इसको रिलीज करोगे, ये कुछ ऐसे करके ऊपर फिर से नहीं आ जाएगा, है ना? इसका तो रेस्ट वाला स्टेट तो ये है ना, ये जो तुम स्टेट ले आए वो तो इसकी इलोंगेट करने वाली स्टेट थी, उसके बाद तो स्प्रिंग हमारा फाइनल स्टेट ये है, तो ये हमारी इनिशियल स्टेट आ गई, ये हमारी फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे लगाना है तुम्हें जो भी अपना कॉन्सेप्ट लगाना है वो। मैम फाइनल स्टेट में मैम स्प्रिंग में इलांगेशन होगा। फाइनल स्टेट में सपोज इलोंगेशन से तो मतलब नहीं है, फाइनल स्टेट में सपोज तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पे आ गया, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब क्या करोगे? फाइनल स्टेट में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसकी कुछ v स्पीड आ गई, कुछ v स्पीड आ गई उसकी। चलो ये बता दो कि यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी? मैम ग्रेविटी एक्ट करेगी मैम नीचे, एक तो उसके ठीक है, कंपोनेंट की ग्रेविटी आएगी, और ठीक है, दूसरा स्प्रिंग कंस्ट्रेंट, और जो स्प्रिंग पे इलांगेशन फोर्स लगाएगी मैम एक स्प्रिंग, ठीक है। हमें सही लगेगी। चलो, वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लग गया, वर्क डन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग लग गया, ये आप भूल रहे हो। एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी सी नॉर्मल भी लगेगी ये ब्लॉक की वजह से। अब तुम्हारी जो ग्रेविटी है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटी जो है वो हमें पता है नीचे की डायरेक्शन में लग रही है। स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही, यस मैम परपेंडिकुलर तो हो ये रही है। ग्रेविटी की वजह से तुम्हारी फोर्स 0 नहीं हो जाएगी। तो तुम्हारे पास जो खाली एक फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा कि जो तुम्हारा वर्क डन बाय स्प्रिंग है that will be equal to the change in kinetic energy which is also equals to half mv square, क्योंकि इनिशियल तो हमारा रेस्ट पे था। यहां से आ जाएगा तुम्हारा आंसर, जैसे ही वर्क डन बाय स्प्रिंग का वैल्यू प्लग इन करोगे आंसर आ जाना चाहिए। तो एक बार फिर से बता दो, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर हमारी सपोज जितनी भी फोर्सेस लग रही है उसमें खाली तुम्हारा वर्क डन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग आएगा, वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, है ना? जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारी स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ग्रेविटी की वजह से नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे बन गए ना। तो खाली हमारे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आएगा, स्प्रिंग की वजह से कितना काम हो रहा है ये निकाल लो। ठीक है, हमें पता है ये हमारा h के बराबर है, ठीक है, निकालो स्प्रिंग की वजह से कितना हमारा वर्क डन आ रहा है। ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, हमें ये जो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू भी याद करनी है हमें, तो इलोंगेशन फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमारा एच है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? साइन थीटा। नहीं, साइन थीटा कितना होता है इसमें अगर हम निकालें, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू एच सीकेंट थीटा, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स मतलब स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ, दैट विल बी इक्वल टू एच सीकेंट थीटा माइनस एच, दिस इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो अब अगर हमें वर्क डन निकालना है, अब अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? हाँ हाँ, देख लो बेटा,
मैम अपने ये h sec थीटा ओके मैम क्लियर है बेस है साइन थीटा वाले फॉर्मूला से आ गया ना। अब अगर हमें वर्क डन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग निकालना है तो स्प्रिंग में क्या वर्क डन होता है हमारा, माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर वर्क डन आ जाता है ना हमारे पास, के जो भी हमारी इनिशियल थी माइनस फाइनल वाला, तो अगर हम वो वाला वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो वर्क डन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस हाफ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगी, के ऑफ, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी हमने, एच सीकेंट थीटा माइनस एच का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से जब आंसर लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, के एच स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। अब थीटा की जगह 37 डिग्री पुट कर दो, के एच स्क्वायर secant of 37 degree minus 1 must be equals to mv square। यहाँ से बताओ अब क्या फाइनल आंसर आएगा, मतलब मेरा तो ऐसे के एच स्क्वायर सीकेंट 37 मतलब साइन 37 का उल्टा, तो साइन 37 होता है हमारा 3/5, तो सीकेंट 37 हो जाएगा 5/3। मैम cos 37 मैम cos हुआ ना तो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, 37 की बदले तो 5/4 होगी ना। कॉस 37 हमारा कितना होता है, मैम सेकंड 37 लिया ना आपने तो। हाँ कॉस 37 4/5 होता है, तो सीकेंट 37 हो गया 5/4। तो यहाँ से बेटा जब मैंने सॉल्व किया था तो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी दैट केम आउट एज h/4 अंडर रूट ऑफ k/m। एक बार जस्ट सी इफ यू आर आल्सो गेटिंग द सेम वैल्यू, ठीक है, एक बार देखो अगर यही सेम वैल्यू आ रही है तो, यस यस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना ही करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारा अच्छा है, सिंपल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं जेई में।